हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरथालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ गया हूं। दोस्तों, आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप यहाँ मुझसे पूछ सकते हैं। जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं वो है नेशनल एंडेंजर्ड स्पीशीज डे 2020। क्या है ये राष्ट्रीय लुप्त प्राय प्रजाति दिवस? इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे, जानेंगे क्या होती है एंडेंजर्ड स्पीशीज, क्यों एक थ्रेट जो है वो हो सकता है अगर काफ़ी स्पीशीज़ जो है वो एंडेंजर्ड या एक्सटिंक्ट हो जाए, इन सभी बातों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, स्टडी आईक्यू आपके लिए लेकर के आ चुका है इंडियन ज्योग्राफी की बुक। दोस्तों, जिस तरीके से सिविल सर्विसेज, चाहे यूपीएससी हो, चाहे स्टेट पीसीएस हो, इन एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से स्टडी आईक्यू आपके लिए इंडियन ज्योग्राफी की एक बुक जो है वो लेकर के आया है। इस बुक को आप प्राप्त कर सकते हैं फ्लिपकार्ट और अमेज़न से। सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स जो ज्योग्राफी के हैं वो यहाँ पर आपको इन डेप्थ, इन डिटेल समझ में आएँगे। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस, केस स्टडीज़, मैप्स की मदद से आप बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में ज्योग्राफी जो है, इंडियन ज्योग्राफी जो है वो पढ़ पाएँगे। तो डेफिनिटली आज ही अपनी कॉपी जो है वो ऑर्डर करें। नेशनल एंडेंजर्ड स्पीशीज डे, इसकी हम बात कर रहे थे। राष्ट्रीय लुप्त प्राय प्रजाति दिवस, याद रखिएगा दोस्तों, मई के महीने में हर साल थर्ड फ्राइडे, जब मई के महीने का तीसरा शुक्रवार होता है, उस दिन को नेशनल एंडेंजर्ड स्पीशीज के रूप एंडेंजर्ड स्पीशीज डे के रूप में दुनिया भर में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? उद्देश्य ये है कि लोगों के अंदर जागरूकता, अवेयरनेस जो है वो लाई जा सके कि किस तरीके से एंडेंजर्ड स्पीशीज जो है वो कौन-कौन सी है और कैसे हम इनको बचाने के लिए कदम उठा सकते हैं। हाउ कैन वी टेक डिफरेंट स्टेप्स टू प्रोटेक्ट दीज एंडेंजर्ड स्पीशीज एंड व्हाट आर दीज एंडेंजर्ड स्पीशीज। दोस्तों, नेशनल एंडेंजर्ड स्पीशीज डे 2022, ये दिवस जो है ये 20 मई को, यानी जो थर्ड फ्राइडे था मई के महीने का, उस दिन मनाया गया था। दोस्तों, क्या होती है एंडेंजर्ड स्पीशीज? एंडेंजर्ड स्पीशीज की जब बात आती है, प्लांट्स एंड एनिमल्स जो है वो हमारे दिमाग में आते हैं। प्लांट्स और एनिमल्स जो है वो एक साथ मिलकर के रहते हैं, तब ही पारिस्थितिकी तंत्र जो है, इकोसिस्टम जो है वो हेल्दी हो पाता है। इकोसिस्टम जो है दोस्तों, ये टर्म आपने एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के अंदर काफी बार सुनी होगी। एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी में बहुत बार इकोसिस्टम टर्म जो है वो आती है। इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र, ये एक ऐसा घटक है जहां पर एक ऐसा अ, तंत्र, आप इसको समझ सकते हैं, जिसमें बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स आपस में इंटरैक्ट करते हैं, जहां पर जैविक और गैर जैविक जीवित और गैर जीवित घटक आपस में मिलते हैं। इसे इकोसिस्टम जो है वो कहा जाता है। और ये इकोसिस्टम में लिविंग स्पीशीज, बायोटिक स्पीशीज में प्लांट्स और एनिमल्स जो है वो मिल करके इंटरैक्ट करते हैं, जिससे एक हेल्दी इकोसिस्टम जो है वो बनता है। लेकिन जब प्लांट या एनिमल स्पीशीज जो है एंडेंजर्ड होते हैं, वो खतरे की कगार पर आते हैं, वो संकटग्रस्त हो जाते हैं, तो ये पारिस्थितिकी तंत्र का जो संतुलन है वो बिगड़ जाता है, जिससे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो है वो आ सकती हैं। आज सिचुएशन ये है कि बहुत लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज जो है वो एक्सटिंक्शन का खतरा जो है वो फेस कर रही हैं, वो विलुप्त होने का खतरे के कागार पर हैं। यानी कि अगर अभी कुछ ठोस कदम नहीं उठाए गए तो बहुत सारी प्रजातियां ऐसी होंगी जिनको हम कभी देख ही नहीं पाएंगे। सिर्फ इतना ही नहीं है कि हम उनको देख नहीं पाएंगे, वही हमारा एक कंसर्न है। पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम का पूरा बैलेंस जो है वो बिगड़ जाएगा। बहुत सारी स्पीशीज ऑलरेडी एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, कुछ जो है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, कुछ ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन है। तो ये सारी की सारी स्पीशीज जो है, इनको प्रोटेक्ट करना है। इस ही दिशा में अवेयरनेस के लिए ये एंडेंजर्ड स्पीशीज डे जो है वो मनाया जाता है। उद्देश्य ये है कि लोगों को जागरूक किया जा सके कि क्या हम कदम उठाएं ताकि इन एंडेंजर्ड स्पीशीज को बचाया जा सके, इनको प्रोटेक्ट किया जा सके। ये स्पीशीज एंडेंजर्ड क्यों हुई, पहला सवाल ये है दोस्तों। बताने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो ह्यूमन एक्टिविटीज, जो मानवीय गतिविधियां हैं, हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, हम इंडस्ट्रीज लगा रहे हैं, हम फॉरेस्ट लैंड को ऑक्यूपाई करते जा रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन हम करते जा रहे हैं, वहां पर कॉन्क्रीट जंगल्स बनाए जा रहे हैं, तो इन स्पीशीज का, खासकर एनिमल स्पीशीज का हैबिटेट जो है वो हम नष्ट कर रहे हैं। तो ह्यूमन एक्टिविटीज है। उसके ऊपर माइंडलेस हंटिंग, बिना सोचे समझे, ना समझ तरीके से गए और शिकार कर दिया, ये भी एक कारण है। उसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग, इसके लिए भी इनडायरेक्टली ह्यूमन रिस्पॉन्सिबल है। हम जिस तरीके की कमर्शियल एक्टिविटीज कर रहे हैं, जिससे ग्रीन हाउस गैसेज रिलीज होती हैं, उससे ग्लोबल वार्मिंग होती है, और ग्लोबल वार्मिंग जो है वो इन स्पीशीज के पतन का कारण बन रही है। और अन्य बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से स्पीशीज जो है वो एंडेंजर्ड होती जा रही हैं। इस वजह से ये दिन एंडेंजर्ड स्पीशीज डे जो है वो मनाया जाता है। क्या इसकी हिस्ट्री है, क्या इसका सिग्निफिकेंस है, वो अगर हम जाने तो दोस्तों, क्रक्स तो यही है कि एंडेंजर्ड स्पीशीज के संबंध में अवेयरनेस जो है वो फैलाई जानी चाहिए। 1960s और 1970s, ये वो दौर था जब लोगों के अंदर ये चिंता जो है वो आना शुरू हो गई थी कि यार देखो, एनिमल्स जो हैं वो
एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं, वो संकटग्रस्त हैं, वो विलुप्त होते जा रहे हैं, तो इस सिचुएशन में, इस सिनेरियो में कुछ करना पड़ेगा। इस चीज को देखते हुए यूएस के सेनेट में एंडेंजर्ड स्पीशीज एक्ट 1973 जो है वो लाया गया 28 दिसंबर को। 28 दिसंबर 1973 को एंडेंजर्ड स्पीशीज एक्ट जो है वो लाया गया यूएस के सेनेट में। इस एक्ट का उद्देश्य ये था कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन और रिहेबिलिटेशन करना होगा एंडेंजर्ड स्पीशीज का। एंडेंजर्ड स्पीशीज क्या, जो खतरे की कगार पर है, जो लुप्त प्राय प्रजातियां हैं, अगर उनको बचाया नहीं गया तो वो विलुप्त हो जाएंगी, वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन करनी होगी, इन वन जीवों का संरक्षण करना होगा, और साथ ही साथ इनके पुनर्वास की आवश्यकता भी जो है वो काफी ज्यादा थी। पुनर्वास क्या होता है, मैंने आपको बताया कि हम अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए डिफोरेस्टेशन करते जा रहे थे। हम नेचुरल हैबिटेट्स जहां पर ये एनिमल स्पीशीज रहती थी उनको नष्ट कर दिया था। अब हमने उनके हैबिटेट को टेक ओवर कर लिया है, तो उनके लिए भी तो कहीं जगह होनी चाहिए। तो उनकी रिहेबिलिटेशन, उनके पुनर्वास के लिए दोबारा से उनको कहीं बसाया जा सके और इनको प्रोटेक्ट किया जा सके, इस उद्देश्य के साथ में ये एक्ट जो है वो लाया गया था। इस एक्ट का नाम एंडेंजर्ड स्पीशीज एक्ट था। उसके बाद ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो है वो ऑलमोस्ट 1970s में शुरू हो गया था। उसके बाद 2006 ऑनवर्ड्स यूएस सेनेट ने ये डिसाइड किया कि हर एक बार एक्ट लाने से हो सकता है चीजें जो है वो दिमाग से स्किप कर जाएं लोगों के, लेकिन जब हर साल नेशनल एंडेंजर्ड स्पीशीज डे जो है वो मनाया जाएगा तो चीजें जो है वो याद रहेंगी। और 2006 ऑनवर्ड्स ये दिन जो है वो मनाया जा रहा है। इसको एस्टेब्लिश किया गया था यूएस सेनेट द्वारा। 2022 में 17th एडिशन था इस नेशनल एंडेंजर्ड स्पीशीज डे का। तो इस उद्देश्य के साथ में ये दिन जो है वो मनाया जाता है। दोस्तों, एंडेंजर्ड स्पीशीज को प्रोटेक्ट करने, और सिर्फ एंडेंजर्ड ही नहीं, सभी स्पीशीज, सभी एनिमल स्पीशीज को प्रोटेक्ट करने की दिशा में अलग अलग कदम जो है वो उठाए जाते हैं। आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के कंपोनेंट्स में कुछ टॉपिक जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो IUCN रेड लिस्ट का है। दोस्तों, जब भी किसी पर्टिकुलर एनिमल स्पीशीज की बात होती है, न्यूज के अंदर कोई स्पीशीज देखने को मिलती है, सिविल सर्विसेज के सिलेबस के अनुसार उस स्पीशीज का IUCN स्टेटस जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये समझेंगे ये IUCN स्टेटस दरअसल होता क्या है। दोस्तों, IUCN इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो किस दिशा में काम करता है। इट इज वर्किंग इन द फील्ड ऑफ नेचर कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग और प्राकृतिक संरक्षण की दिशा में काम करने वाला एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है। इसकी शुरुआत हुई थी 1964 में। IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। IUCN जो है वो एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो है वो पब्लिश करता है, जिसे नाम दिया गया है IUCN रेड लिस्ट। इसमें हर एक एनिमल स्पीशीज, प्लांट स्पीशीज की जानकारी दी जाती है कि कहीं ये एक्सटिंक्ट तो नहीं होने वाला है, कहीं ये एंडेंजर्ड तो नहीं है, कहीं ये एक्सटिंक्ट हो तो नहीं चुका है, कहीं ये वल्नरेबल तो नहीं है। तो हर एक प्लांट, एनिमल, फंगाई स्पीशीज की इन इस रिपोर्ट में जो है वो इंफॉर्मेशन होती है कि क्या इसका कंजर्वेशन स्टेटस है, क्या ऐसा तो नहीं है कि हमें ध्यान भी ना हो और ये स्पीशीज, कोई पर्टिकुलर स्पीशीज जो है वो विलुप्त हो जाए। IUCN रेड लिस्ट जो है वो अलग अलग कैटेगरीज और क्राइटेरियाज में कैटेगराइज करता है स्पीशीज को, जिसमें इस कैटेगराइजेशन से समझ आता है कि कौन सी स्पीशीज जो है वो सबसे ज्यादा खतरे में है, उसको सबसे पहले प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, और कौन सी स्पीशीज जो है वो अभी ज्यादा खतरे में नहीं है। एक रैंकिंग, एक स्केल के रूप में हम इसको समझ सकते हैं। दोस्तों, IUCN रेड लिस्ट जो है वो सभी स्पीशीज को किस तरीके से इवेल्युएट करती है? दो तरीके से, एक है नॉन इवेल्युएटेड और एक है इवेल्युएटेड, यानी कि जिनका आंकलन किया गया है। अब सारी स्पीशीज हैं दोस्तों, प्रैक्टिकली हर एक स्पीशीज को इवेल्युएट करना जो है वो कहीं ना कहीं इतना इजी नहीं है। आज भी बहुत सारी स्पीशीज ऐसी होंगी शायद जिनके बारे में किसी को पता ही ना चला हो। तो IUCN रेड लिस्ट क्या करता है, उसने सारी स्पीशीज को दो कैटेगरीज में सबसे पहले डिवाइड किया। एक है नॉन इवेल्युएटेड, जिनके बारे में भी हमको पता नहीं चला या जिनका आंकलन हम कर नहीं पाए, उनको हम एक साइड छोड़ देते हैं। दूसरी कैटेगरी है इवेल्युएटेड की, जिनका आंकलन जो है वो किया जा सकता है। अब इवेल्युएटेड कैटेगरी में भी दो तरीके हैं। स्पीशीज जो है वो मौजूद है, हम उनके बारे में जानते भी हैं, लेकिन उसमें एक कंसर्न है कि हम स्पीशीज के बारे में जानते तो हैं, लेकिन उसको इवेल्युएट करने के लिए क्या हमारे पास डेटा सफिशिएंट मैनर में मौजूद है। सिर्फ स्पीशीज का नाम पता होना काफी नहीं है, हमारे पास डेटा होना चाहिए कि ये स्पीशीज जो है वो टोटल कितनी थी, आज से 2 साल, 10 साल, 5 साल पहले कितनी थी, आज कितनी है। अब इवेल्युएटेड कैटेगरी में दो चीजें हैं, एक तो डेटा डेफिशिएंट, एक तो वो कैटेगरी है कि स्पीशीज के बारे में हम जानते हैं लेकिन उसका डेटा हमारे पास नहीं है, तो हम उसको छोड़ देते हैं।
उसके बाद आती हैं कैटेगरीज एडिक्वेट डेटा। दोस्तों ये वो स्पीशीज हैं जो हम जिनके बारे में हम जानते भी हैं और जिनका डेटा भी हमारे पास मौजूद है। तो इसको कैसे कैटेगराइज किया गया है, इसकी आगे 7 कैटेगरीज बनाई गई हैं, जो कि है लीस्ट कंसर्न्ड, नियर थ्रेटेंड, वल्नरेबल, एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड और एक्सटिंक्ट। एक एक करके इनको हम समझेंगे। एग्जाम में ये चीजें जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। दोस्तों हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं, नॉन इवेल्युएटेड, जिनका इवेल्युएशन ही नहीं, हम आंकलन ही नहीं कर पाए। डाटा एफिशिएंट, हम आंकलन करने की हमने कोशिश तो करी लेकिन हमारे पास पर्याप्त डेटा जो है वो नहीं था। फिर जिनकी इवेल्युएशन हो पाई उसमें लीस्ट कंसर्न्ड, नियर थ्रेटेंड, वल्नरेबल, एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड और एक्सटिंक्ट। सबसे पहले अगर हम एक्सटिंक्ट पे आए, नाम से समझ आता है इस स्केल पे सबसे हाईएस्ट ऑर्डर क्या है, एक्सटिंक्ट, यानी कि जो खत्म हो चुके हैं, जो प्रजातियां अब हमारे बीच में मौजूद नहीं है, ये जो है वो एक्सटिंक्ट कैटेगरी है। फिर आती है एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड। वाइल्ड यानी कि अपने नेचुरल हैबिटेट में वो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, वो विलुप्त हो चुकी हैं। बहुत सारी स्पीशीज ऐसी हैं जो आज आपको नेचुरल हैबिटेट में नहीं मिलेंगी, लेकिन उनको प्रोटेक्ट करने के लिए उनको प्रोटेक्टेड एरियाज में, नेशनल पार्क्स में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में उनको संरक्षित करके रखा गया है। ये जो है वो एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड है, यानी कि उनको नेचुरल हैबिटेट में वो खत्म हो चुकी थी लेकिन उनको एक कैप्टिविटी में रखा गया है, चाहे नेशनल पार्क के अंदर हो, चाहे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर हो, ताकि इनकी पॉपुलेशन को बचाया जा सके। ये सेकंड कैटेगरी आती है एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड की। दोस्तों एक्सटिंक्ट कैटेगरी वो है, अब यहाँ पे नथिंग कैन बी डन, क्यों? क्योंकि वो प्रजाति खत्म हो चुकी है, वी कैन नॉट ब्रिंग इट बैक फ्रॉम डेथ। लेकिन एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड क्या है, ये बहुत जल्दी एक्सटिंक्ट हो जाएगी, इसको बचाना पड़ेगा। और बचाते कैसे हैं? हम नेशनल पार्क में रख करके, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में रख करके, यहाँ पर हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन जो है वो मिलनी चाहिए एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड। उसके बाद स्केल पर आते हैं क्रिटिकली एंडेंजर्ड। दोस्तों क्रिटिकली एंडेंजर्ड वो हैं जो एक्सटिंक्शन की कगार पर है, यानी कि अगर उनको अभी नहीं बचाया गया तो वो सेम सिचुएशन में आ जाएंगे जो एक्सटिंक्शन इन वाइल्ड है, यानी कि आज वो अपने नेचुरल हैबिटेट में मौजूद तो है लेकिन बहुत कम नंबर में। अगर हमने उनको अभी बचाया नहीं तो वो फिर कहाँ बचेंगे? सिर्फ और सिर्फ कैप्टिविटी में, जहां पर ह्यूमंस उनको नेशनल पार्क या सेंचुरीज में बचाने की कोशिश करेंगे। अपने नेचुरल हैबिटेट में ये स्पीशीज जो है वो खत्म हो जाएंगी, वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। दोस्तों किस स्पीशीज को क्रिटिकली एंडेंजर्ड समझ सकते हैं? कोई ऐसी स्पीशीज जिसकी पिछले 10 सालों में 90% पॉपुलेशन जो है वो खत्म हो गई हो, वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड कहलाती है। यानी कि 90% पॉपुलेशन इनकी खत्म हो चुकी है, 10% बचे हैं। अब इस 10% को प्रोटेक्ट करने के लिए हमको इनको नेचुरल हैबिटेट से ले जाकर के एक कांस्टेंट एनवायरनमेंट में रखना होगा, ताकि इनको किसी प्रकार का खतरा जो है वो ना हो सके। क्रिटिकल एंडेंजर्ड के बाद आते हैं एंडेंजर्ड। अब यही सेम चीज है जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड लिस्ट से थोड़ा कम है, यानी कि ये स्पीशीज एक्सटिंक्ट तो हो रही है, हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन है, लेकिन इसकी पॉपुलेशन जो है वो अभी 90% से कम विलुप्त हुई है, वो एंडेंजर्ड कैटेगरी है। फिर आती है वल्नरेबल। वल्नरेबल वो है जो एंडेंजर्ड होने वाली है। अब एंडेंजर्ड से ऊपर क्या है? क्रिटिकली एंडेंजर्ड। क्रिटिकली एंडेंजर्ड से ऊपर क्या है? एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड। एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड से ऊपर क्या है? एक्सटिंक्ट। तो वल्नरेबल क्या है? जिनको अगर हमने नहीं बचाया तो वो एंडेंजर्ड कैटेगरी में आ जाएंगी। फिर आती है नियर थ्रेटेंड। ये वो स्पीशीज हैं जो वल्नरेबल कैटेगरी में आ सकती हैं अगर इनको प्रोटेक्ट नहीं किया गया। और सबसे लास्ट में आती हैं लीस्ट कंसर्न, यानी कि इनके संबंध में हमको ज्यादा चिंता नहीं है, ये अभी एक सेफ नंबर में हमारे पास मौजूद है। तो ये पूरी की पूरी रैंकिंग जो है वो IUCN की रेड लिस्ट में दी जाती है। आप किसी भी स्पीशीज को यहाँ पे सर्च कर सकते हैं IUCN की रेड लिस्ट में, क्या वो लीस्ट कंसर्न है, क्या वो नियर थ्रेटेंड है, क्या वो वल्नरेबल है, क्या वो एंडेंजर्ड है, क्या वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, या क्या वो एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड है या एक्सटिंक्ट हो चुकी है। तो दोस्तों IUCN की रेड लिस्ट जो है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है और काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है जब स्पीशीज को प्रोटेक्ट करने की बात आती है, क्योंकि प्रोटेक्ट हम तभी कर पाएंगे जब हमें पता होगा कि प्रोटेक्ट किसको करना है। मान लीजिए आप जिस स्पीशीज को प्रोटेक्ट करने के लिए लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं वो लीस्ट कंसर्न्ड है, यानी कि उसको अगर आप प्रोटेक्ट नहीं भी करेंगे तो भी वो पर्याप्त मात्रा में मौजूद है। लेकिन जिसको प्रोटेक्ट करना था, क्योंकि आपको पता ही नहीं था कि ये पर्टिकुलर स्पीशीज जो है वो एक्सटिंक्ट होने वाली है, तो आप उसको प्रोटेक्ट करने का सोचे भी नहीं। उसके अलावा डेटा डेफिशिएंट है, जिनकी जानकारी हमारे पास नहीं है, या नॉट इवेल्युएटेड है, जिनकी वैल्यूएशन जो है वो अभी तक नहीं हुई है। IUCN रेड लिस्ट के अलावा एक और कन्वेंशन है जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन की बात करती है, ये है साइट्स, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ फ्लोरा एंड फौना। जीवों की और वनस्पतियों की प्रजातियों, कौन सी प्रजातियां जो एंडेंजर्ड है, जो लुप्त प्राय प्रजातियां हैं, इनके इंटरनेशनल ट्रेड से ये डील करती है। अगेन एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इसका उद्देश्य क्या है? दोस्तों आप सभी जानते हैं फ्लोरा और फौना का ट्रेड जो है वो बड़े स्तर पर ग्लोबली किया जाता है। बहुत सारी फ्लोरा एंड फौना स्पीशीज ऐसी हैं जिनसे कुछ प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, या जिनके रेजिड्यू से, या जिनके अ, किसी
तरीके की मदद से कोई प्रोडक्ट आदि जो है वो बनते हैं, जिस वजह से इनका ट्रेड जो है वो किया जाता है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इनका व्यापार होता है। तो साइट से ये कन्वेंशन जो है इसका उद्देश्य ये है इस बात को सुनिश्चित करना कि अगर कोई स्पीशीज एंडेंजर्ड है, कोई लुप्त प्राय प्रजाति है, तो उसके ट्रेड को नियंत्रित किया जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम ट्रेड करने में बिजी रहें और एंडेंजर्ड स्पीशीज जो है वो एक्सटिंक्ट हो जाए। ये जो कन्वेंशन है इट वाज ड्राफ्टेड आफ्टर रेजोल्यूशन वाज अडॉप्टेड एट अ मीटिंग इन IUCN इन 1963, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जिसकी हम अभी बात कर रहे थे। उसके कन्वेंशन में ये रेजोल्यूशन जो है वो पास किया गया था कि हम एक कन्वेंशन जो है वो बनाएंगे, किस लिए? ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ फ्लोरा एंड फौना। ये कब फोर्स में आई? 1973 में इट केम इनटू फोर्स। इसका उद्देश्य क्या है कि इंटरनेशनल ट्रेड अगर हम कर रहे हैं वाइल्ड एनिमल्स का या प्लांट्स का, तो वो इस तरीके से होना चाहिए कि उनके सर्वाइवल की को खतरा ना हो, उनका अस्तित्व जो है वो खतरे में ना आ जाए। इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमें ट्रेड जो है वो करना होगा। दोस्तों ये जो साइट्स है इसकी सेक्रेटेरिएट जो है ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में मौजूद है और ये एडमिनिस्टर की जाती है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट है। हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। और किसके अंतर्गत आती है? कौन इसको एडमिनिस्टर करता है? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इस कन्वेंशन के तहत 3 अपेंडिसेस हैं जो कि एक पूरी की पूरी लिस्ट ऑफर करते हैं। जैसे IUCN रेड लिस्ट है, उसी तरीके से साइट्स की भी एक 3 अपेंडिस की लिस्ट है। ये हमको बताते हैं कि कौन सी स्पीशीज को किस लेवल की प्रोटेक्शन जो है वो देने की जरूरत है। दोस्तों अपेंडिक्स 1 में आता है स्पीशीज जो थ्रेटेंड है विद एक्सटिंक्शन ट्रेड इन स्पेसिमेन ऑफ द स्पीशीज आर परमिटेड ओनली इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। ऐसी प्रजातियां जो एक्सटिंक्ट होने के खतरे से जूझ रही हैं, इनका ट्रेड अगर करना है तो बहुत एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में, कि जब हमारे पास कोई और चारा नहीं है, एक लार्जर गुड के लिए हमें ट्रेड करना पड़े, उसी केस में हम ट्रेड करेंगे। थ्रेटेंड विद एक्सटिंक्शन स्पीशीज का ये अपेंडिक्स 1 में आती है। वो कौन कौन सी स्पीशीज है वो इस साइट्स के अपेंडिक्स 1 में देख पाएंगे। अपेंडिक्स 2 में यहां पर वो स्पीशीज है जो नेसेसरीली थ्रेटेंड तो नहीं है अभी एक्सटिंक्शन से, बट फिर भी इनके ट्रेड को कंट्रोल करना होगा ताकि भविष्य में इनके सर्वाइवल में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो अपेंडिक्स 2 में वो सभी प्रजातियां आ जाएंगी जिसके लिए साइट्स कहते हैं कि अभी तो दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अभी दिक्कत नहीं है तो आप बेहिसाब ट्रेड जो है वो करते रहे। अगर ऐसे ही करते रहे तो भविष्य में दिक्कत आ सकती है। ये सारी स्पीशीज जो है अपेंडिक्स 2 में आती हैं। और फिर आती है अपेंडिक्स 3। इट कंटेन्स द स्पीशीज दैट आर प्रोटेक्टेड इन एटलीस्ट 1 कंट्री which has asked sites parties to assist in controlling the trade। अब अपेंडिक्स 1 और 2 में क्या हुआ? 1 वो है जो थ्रेटन्ड है एक्सटिंक्शन से, इसलिए साइट्स कहता है कि भैया बहुत एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस है फिर ही मैं ट्रेड करने दूंगा, ऐसे ट्रेड अलाउड नहीं होगा। सेकंड अपेंडिक्स जो है ये अभी तो थ्रेटेंड नहीं है लेकिन इनको भी कंट्रोल करना होगा, इनके ट्रेड को भी कंट्रोल करना होगा, अदरवाइज ये थ्रेटेंड हो जाएंगे। और अपेंडिक्स 3 जो है वो क्या कहता है? कोई ऐसी स्पीशीज जो किसी पर्टिकुलर कंट्री में थ्रेटेंड है, जहां पर किसी एक पर्टिकुलर कंट्री में वो प्रोटेक्टेड है, उसको कंट्री जो है वो प्रोटेक्ट करती है, और उसने साइट से उस कंट्री ने इस कन्वेंशन की पार्टीज को रिक्वेस्ट किया है कि भैया मेरे देश में इसको मैंने प्रोटेक्ट करके रखा है, तो आपसे भी अनुरोध, मेरा आपसे रिक्वेस्ट मेरी ये है कि आप भी इसके ट्रेड पे थोड़ा सा रोक लगाइए ताकि मेरे देश में ये प्रजाति जो है वो बनी रहे। दोस्तों इसके अलावा ये दोनों IUCN रेड लिस्ट और साइट्स जो है ये तो इंटरनेशनल कन्वेंशंस थी। अब आता है हिंदुस्तान में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। नाम से समझ आता है भारत के सांसद ने 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो लाया था। उद्देश्य क्या था? हम वाइल्ड लाइफ को, फ्लोरा एंड फौना को देश में बचा सके, इनको सेफगार्ड कर सके। इस एक्ट का उद्देश्य क्या है? देश के अंदर जितने वाइल्ड एनिमल्स है, बर्ड्स है, प्लांट स्पीशीज है, इनको बचाएं कैसे? इनकी हंटिंग के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाए, कोई इनको मारेगा नहीं, कोई इनका शिकार नहीं करेगा। इस उद्देश्य के साथ में यह एक्ट जो है वो लाया गया था। इस एक्ट के संविधानिक प्रावधान क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है? दोस्तों 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में जो हुई थी उसने कहा था कि फॉरेस्ट और एंड प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एनिमल्स एंड बर्ड्स को इसने स्टेट लिस्ट से कॉन्करेंट लिस्ट में ट्रांसफर कर दिया था। आप सभी जानते हैं यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। स्टेट लिस्ट यानी कि वो सब्जेक्ट्स जो सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, यूनियन लिस्ट जो सब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ यूनियन के कंट्रोल में, और कॉन्करेंट जिसके ऊपर स्टेट और सेंटर दोनों कंट्रोल एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो 42वें संविधानिक संशोधन अधिनियम जो कि 1976 में आया था, उसने वन जीवन और जंगली जानवर और पक्षियों के संरक्षण को इस कॉन्करेंट लिस्ट में शामिल कर दिया था कि सेंटर और स्टेट दोनों साइमल्टेनियसली इनकी प्रोटेक्शन के लिए काम कर सके। इसके अलावा दोस्तों आर्टिकल 51A क्लॉज जी जो है ये क्या है? ये फंडामेंटल ड्यूटी है। संविधान कहता है कि हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है, हमारा मौलिक कर्तव्य है प्रत्येक नागरिक का कि वो देश में नेचुरल एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करे। ये हमारा दायित्व है।
हमारा कर्तव्य है कि हम प्रकृति को, वन जीवों को, पर्यावरण की रक्षा करें और इसके सुधार में मदद करें। तो फंडामेंटल ड्यूटीज में भी ये हमको बताया जाता है। इसके अलावा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत, आर्टिकल 48 क्लॉज ए कहता है कि डीपीएसपीज इस बात को मैंडेटरी करते हैं स्टेट के लिए कि स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव एनवायरमेंट एंड टू सेफगार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन द कंट्री। सबसे पहला क्या, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस में 42nd अमेंडमेंट एक्ट ने बोला कि ये कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट होगा। 51 ए सब क्लॉज जी, फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य, इसमें कहा गया कि प्रत्येक सिटीजन का, हर एक नागरिक का कर्तव्य है कि वो वाइल्ड लाइफ को, फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करे। और उसके अलावा 48 ए ये डीपीएसपी है, ये हिदायत है सरकार को, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत डीपीएसपी, जो कि स्टेट को एक एडवाइस या हिदायत जो है वो दी जाती है। उसमें कहा गया कि सिटीजन्स को तो हमने कह दिया फंडामेंटल ड्यूटी आपकी प्रोटेक्ट करना, लेकिन स्टेट का भी डीपीएसपी में ये बताया गया कि सरकार का काम है ये सुनिश्चित करना कि एनवायरनमेंट और वाइल्ड लाइफ जो है वो प्रोटेक्ट की जा सके। दोस्तों आई होप हम पूरा का पूरा ये आर्टिकल समझ पाए होंगे। क्यों डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि हाल ही में हमने नेशनल एंडेंजर्ड स्पीशीज डे जो है वो मनाया था। दोस्तों यूपीएससी या स्टेट पीसीएस के अगर आप एस्पिरेंट्स हैं तो आपके लिए गुड न्यूज है, स्टडी आईक्यू इंडियन ज्योग्राफी की बुक जो है वो लेकर के आ गया है। बुक जो है वो आप फ्लिपकार्ट और अमेजोन से प्राप्त कर सकते हैं। इंडियन ज्योग्राफी में हर एक चीज को इन डेप्थ यहाँ पे कवर किया जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस है, मैप्स है, आप पूरे की पूरी इंडियन ज्योग्राफी को बहुत अच्छे तरीके से इस बुक की मदद से पढ़ पाएंगे। तो डेफिनेटली आज ही अपने लिए ये बुक जो है वो ऑर्डर करें। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।